तो चलिए आज हम अपने करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम लोग करंट अफेयर्स का पहले एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पूर्व आप लोग को यदि कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी होती है तो एमसीक्यू करना आसान होता है। तो अब हम लोग पहले थ्योरी क्लास कर लेंगे, उसके बाद उस महीने का जो भी महीने का थ्योरी क्लास करेंगे उस महीने का हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जिससे आपको सरलता से एमसीक्यू का सही आंसर लगा लेंगे और आपको ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट है, लंबे समय तक याद रहेगा। और एक और चीज़ है, करंट अफेयर्स जो ये है, जितने करंट अफेयर्स होते हैं ये फैक्ट का एक संकलन होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो फैक्ट आपको याद कब तक रहेगा? जब तक आप उसे बार बार उसको थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे और बार बार उस पर एमसीक्यू करेंगे तब। तो चलिए, तो आज हम लोग जनवरी महीने का देखिए, मंथ वाइज हम लोग एमसीक्यू को करेंगे और मंथ वाइज हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो जनवरी महीने के जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं और पुरस्कार हैं, तो आज हम लोग उस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए, एग्जाम में अधिकतर करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, नियुक्तियों से आते हैं, पुरस्कार से आते हैं, खेलकूद से आते हैं, रैंक से आते हैं। तो अगले सेक्शन में हम लोग जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रैंक पढ़ेंगे कि किस इंडेक्स में हम लोग का रैंक क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स को भी देखेंगे कि किस स्पोर्ट्स में, जैसे आपका कौन सा आपका देश जीता है, कौन सा स्पोर्ट्स हुआ था, उस स्पोर्ट्स में भारत का क्या रैंक रहा, पदक तालिका में किसका कितना स्थान रहा। तो चलिए, आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियां से। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपका ये मैया सेंडू। देखिए, नाम थोड़ा सा है, मैया, मैया याद रखिएगा, मैया सेंडू, मैया सेंडू। एम से मैया और एम से मालडोवा, एम भी याद रहेगा आप लोगों को। देखिए, ये सब चीज़ें आपको अधिकतर जब पूरे शब्दों को पढ़ेंगे तो भूलने की संभावना अधिक होती है। तो वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा। नाम क्या पढ़ा है आपने? मैया सेंडू। मैया सेंडू कहाँ की राष्ट्रपति बने हैं? मालडोवा के। मोल्दोवा हिंदी में बोलते हैं, जैसे टर्की तुर्की होता है, उसी तरह अंग्रेजी में मालडोवा बोलते हैं, हिंदी में मोल्दोवा बोलते हैं। ठीक, तो मैया सेंडू कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? मैया सेंडू बनी है मालडोवा की। ठीक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? मालडोवा। देखिए, यहाँ पे मैंने मैप भी आपको दे दिया है। मालडोवा ये कंट्री है और मालडोवा जो आपका पड़ता है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, इंपॉर्टेंट ये इसलिए इसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाउंड्री शेयर करता है यूक्रेन से। किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? यूक्रेन से। और किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? रोमानिया से। इसमें यूक्रेन तो इस समय बहुत सुर्खियों में रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण यूक्रेन इस समय एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है। यूक्रेन के आसपास के जो कंट्रीज हैं और वहाँ पे कोई भी अपडेट हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मालडोवा इंपॉर्टेंट हो गया। मालडोवा के जो राष्ट्रपति बने हैं वह कौन बने हैं? मैया सेंडू। मालडोवा की जो आपकी राजधानी है, मालडोवा की राजधानी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए भी है चिसिनाउ, याद रखिएगा। मालडोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालडोवा। एम याद रखिएगा, एम फॉर मैया सेंडू और एम फॉर मालडोवा। सेंडू नहीं याद होगा तो मैया याद होगा ना, मैया मालडोवा। मैया मालडोवा। मुझे चीसी, चीसी मतलब आप देखिए, इस याद करने का ट्रिक भी है। चीनी की चाशनी होती है ना, चीनी की चाशनी। तो मैया, मालडोवा, चाशनी, ये तीन शब्द भी याद होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं। एम से मैया, एम से मालडोवा, चाशनी से आपका क्या हो जाएगा? चिसिनाउ। चाशनी से चिसिनाउ। ठीक, तो ये आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, डबल एम भी याद रखिएगा। एम पहला एम मतलब मैया, दूसरा एम मतलब मालडोवा। एम को क्या चाहिए? चिसिनाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और मालडोवा की कैपिटल क्या है? चिसिनाउ। चलिए, अगला जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है उनका नाम है जोसेफ ऑन। क्या नाम है इनका? जोसेफ ऑन। ऑन हो गए हैं, तो चलिए ऑन हुए हैं। कहाँ पे ऑन हुए हैं? लैब में ऑन हुए हैं, लेबनान। देखिए, ये ऐसे ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि याद हो जाए। जोसेफ नहीं भी आपको याद होगा, जोसेफ वैसे याद रखिएगा, जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन के कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? लेबनान के। तो यहाँ पे लेबनान ऑन याद रखिएगा। ऑन लेबनान, चाहे ऑन ऑन लेबनान, लेबनान ऑन। यदि आपको कहीं पे शब्द दिखेगा जोसेफ तो मानिए भूल भी जाएंगे, ऑन लेबनान याद रहेगा, चाहे लेबनान ऑन। ठीक, लेबनान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वह कौन है? ऑन है। ऑन मतलब पूरा नाम यदि कहा जाएगा तो जोसेफ ऑन है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। ठीक, ये यूपीटीपीएससी के जो आपके पेट के एग्जाम होते हैं उससे मुद्रा भी पूछी जाती है। ठीक, चलिए, तो मुद्रा भी आपको अगले सेक्शन से आपको मुद्रा भी कुछ कहेंगे
की मुद्रा भी याद होती चले। ठीक, चलिए आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री वेनेजुला। वेनेजुला आपका दक्षिण अमेरिकी देश है और वेनेजुला की जो राजधानी है वह क्या है, कराकस है। दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका के आपके ऊपरी पड़ता है ये वेनेजुला। और एक और चीज़ है, ये जितने आपके जो कंट्री आज दिए हैं नीचे हम आपको पूरा आपको वर्ल्ड मैप दे दिए हैं, उस वर्ल्ड मैप में आपको लोकेशन भी देखना है। चलिए अभी वेनेजुला के जो बने हैं आपके राष्ट्रपति, और एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हैं वो तीसरे टर्म में बने हैं, लगातार तीसरी बार बने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम इनका, निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो। तो 3 नाम हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा, मैया सेंडू, जोसेफ ऑन, निकोलस मादुरो। और आज का पेपर जब टफ बनाना हो रहा है तो एक नाम नहीं पूछ रहा है, आपको मिलान करने का क्वेश्चन दे देगा कि महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनकी स्थिति यानी उनकी नियुक्तियां, मतलब वो कौन से पद पे हैं, दे देगा निकोलस मादुरो। तो याद रखिएगा मदुरो कहाँ के, वेनेजुला के। जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति, मैया सेंडू आपके मालदोवा के राष्ट्रपति। तो मिलाने वाले भी क्वेश्चन जब यदि आपको आएंगे तो वो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे जब आप लोग कोई ना कोई सेंडू, अभी मैया पढ़े थे मालदोवा, ऑन पढ़े थे लेबनान, और निकोलस मादुरो कहाँ के पढ़े हैं, वेनेजुला के। ठीक, चलिए और एक बार अब इन सबका हम आपको लोकेशन यदि आपको देखना होगा तो देखिए सबसे अंत में हम यहाँ पे वर्ल्ड मैप दे दिए हैं। ठीक, इस वर्ल्ड मैप में अभी आप लोग को दिखाते हैं कौन सा देश अभी हम लोग किसको पढ़े थे, अभी सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आपको मालडोवा। तो यूरोप महाद्वीप में यदि हम लोग आ गए यहाँ पे मालडोवा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, तो यहाँ पे हम लोग को किसके पास देखना था, यूक्रेन के पास। ठीक, तो यूक्रेन के पास आपका रोमानिया दिखाई दे रहा है ना, ये यूक्रेन यहाँ पे देखिए, एक मिनट आपको यहाँ पे मैप में भी दिखा देते हैं। ये यूक्रेन हो गया, ठीक, ये रोमानिया हो गया, और ये जो हम लोग देश पढ़े थे मालडोवा, क्या थी कैपिटल, चिसिनाउ थी, और एमएम याद किए थे हम लोग मैया से मालडोवा। ठीक, तो ये आपका मालडोवा देश हो गया। ठीक, रोमानिया की राजधानी क्या थी आपकी, बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी अच्छा उसमें नहीं बताया था, याद रखिएगा कैपिटल रोमानिया की क्या होती है, बुखारेस्ट। यूक्रेन का क्या होता है, कीव। तो आसपास की जितनी कंट्रीज है उनकी राजधानी आप लोग एक दो बार इस मैप को एकदम ध्यान से देखिएगा। जो देश का नाम हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, जैसे वेनेजुला, यहाँ पे वेनेजुला है ना, कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। वेनेजुला की राजधानी क्या है, कराकस है। यदि क्वेश्चन आपको देखिए बहुत टफ क्वेश्चन करना होता है ना, बहुत टफ, यूपीएससी और आरओ चाहे पीसीएस लेवल क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि वेनेजुला निम्न में से किन दो देशों के बीच में है। तो किन 2 देशों के बीच में है, विकल्प देगा आपको कोलंबिया, और कौन सा देगा आपको, गुयान। ठीक, और आपको टॉपिक दे देगा आपको ब्राजील और कोलंबिया। तो ऐसे करके जो लोकेशंस होते हैं, कौन सा देश है, किस देश के आसपास कौन कौन सा है। ठीक, अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था, अब वो पेपर नाम याद नहीं आ रहा है, शायद कोई आपका यूपी का ही था। उसमें पूछा था कि सूरीनाम जो है आपकी, सूरीनाम किन 2 देशों के बीच में आपका पड़ता है। ठीक, तो ये 2 देश आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपका है केयेनी, और आपका कौन सा है, गुयान। ठीक, ऐसे का क्वेश्चन पूछता है। ब्राजील निम्न में से, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ब्राजील निम्न में से किस देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ, देखिए ब्राजील जो है ना मैक्सिमम कंट्रीज के साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन बताइए, सोच के बताइएगा, क्या यह चिली के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये चिली के साथ नहीं कर रहा है। ये आपका उरुग्वे के साथ कर रहा है, हाँ कर रहा है। सभी देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, मैक्सिमम अर्जेंटीना के साथ भी कर रहा है, पैराग्वे के साथ भी कर रहा है, बोलिविया के साथ भी कर रहा है, पेरू के साथ भी कर रहा है, इक्वाडोर के साथ भी कर रहा है, आपका कोलंबिया के साथ भी कर रहा है, वेनेजुला के साथ भी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस वर्ल्ड मैप पे मैक्सिमम बनते हैं। तो जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें आपका मैप और लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो एक बार आप लोग इस मैप को अच्छे से देखिएगा, कौन सा देश है, किस देश से सीमा साझा करता है, किससे नहीं करता है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। और वर्ल्ड आपके जियोग्राफी पे ही एक हम पूरा एटलस पे क्लास कभी लेके आएंगे। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अपने जहाँ पे थे। तो यहाँ पहला पॉइंट हो गया, एम मैया सेंडू मालडोवा, ऑन लेबनान, निकोलस मादुरो वेनेजुला के राष्ट्रपति तीसरी बार। कराकस क्या है, किसकी राजधानी है, कराकस वेनेजुला की राजधानी है। ठीक, ये बताइए बेरूत किसकी राजधानी है, लेबनान की राजधानी है। चिसिनाउ किसकी राजधानी है, चिसिनाउ आपकी किसकी राजधानी है, मालडोवा की राजधानी है। और अभी हम लोग पढ़े थे ये आपका रोमानिया की राजधानी क्या थी, यहाँ पे देखिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, यूक्रेन की राजधानी क्यू। आप लोग ये दोनों राजधानी अपने नोट्स पे लिख लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे।
आइसलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसलैंड। आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है, महिला है और सबसे युवा है, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टन होस्टाडोटिर। नाम क्या है? क्रिस्टन होस्टाडोटिर। आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री जो सबसे युवा है, उनका नाम क्या है? क्रिस्टन होस्टाडोटिर। ठीक, डोटिर भी याद रखेंगे आप लोग। देखिए, पूरा नाम नहीं याद है तो क्रिस्टन याद रख लीजिएगा, क्रिस्टन। ठीक, क्रिस्टल। देखिए आइस कैसा होता है, देखिए ट्रिक आपको हम, देखिए हम अपने तरीके से ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। आपके मन में कैसा भी कोई भी ट्रिक है याद करने से मतलब है, आइस जो होता है क्लियर होता है कि नहीं होता है? आइस एकदम साफ होता है, साफ सुथरा होता है। तो आइस को हम लोग कभी कभी कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर। कैसा क्लियर? कभी कोई बात एकदम स्वच्छ होती है तो उसको हम लोग आम शब्दों में कहते हैं कि यह क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल की तरह क्या है, साफ है। आइस कैसा होता है? क्रिस्टल क्लियर होता है। तो क्रिस्टल से क्या याद रखेंगे आप लोग शब्द? क्रिस्टन, क्रिस्टन। ठीक, तो क्रिस्टन भी याद होगा तो आइसलैंड हो जाएगा। सबसे आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। इंपॉर्टेंट, आइसलैंड की जो राजधानी है वह क्या है? रेकजाविक है। अब आप लोग वही यूरोप के मैप में जाइएगा और आइसलैंड को ढूंढिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले नाम पे, डी गुकेश डोमा राजू। डी गुकेश नाम से अभी बहुत पहले सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति थे, डी गुकेश। और देखिए शतरंज इस खिताब जीतने के बाद इनको प्राइज भी मिली थी, अधिक प्राइज मिली थी। उस पे आपका पुरस्कार पे जीएसटी कट गया तो प्राइस कम हो गया, बहुत सुर्खियों में रहा था। खैर, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। कौन से बैंक का? आरबीएल बैंक का। नाम क्या है? आरबीएल। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आरबीएल बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है? डी गुकेश। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो सब बच्चा जानता है, डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। चलिए आते हैं हम लोग अगला, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि क्वेश्चन यदि कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट यदि जो नियुक्ति है वह कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के कौवे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47 नंबर के। फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं ये भी पूछ सकता है, तो ये रिपब्लिकन के हैं। रिपब्लिकन पार्टी से संबंध है डोनाल्ड ट्रंप का। कौवे नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47 है। जो अमेरिका है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है ऑफ अमेरिका, ये कितने राज्यों से मिलकर बना है? तो ये याद रखिएगा, 50 राज्यों से मिलकर बना होता है अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे वाशिंगटन डीसी पड़ा है। डीसी में, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है एग्जाम में कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। वाशिंगटन डीसी में दो इंपॉर्टेंट आपके हेडक्वार्टर्स हैं, वह किसके किसके हैं? वर्ल्ड बैंक के हैं और आईएमएफ के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का। वाशिंगटन डीसी में ही अभी आपका अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क में आपके कौन से इंपॉर्टेंट संगठन के मुख्यालय है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यूएनओ, बहुत इंपॉर्टेंट। स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा है। यूएनओ से देखिए 2-4 फैक्ट हैं जो हमेशा पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पूछता है यूएनओ से? यूएनओ एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। किसकी? यूएन चाहे यूनाइटेड नेशन। ठीक, उसके बाद ये पूछता है यूएनओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक, एंटोनियो गुटरेस किस देश के हैं? तो वह पुर्तगाल के हैं। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल की राजधानी जो है वह क्या है? लिस्बन है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। देखिए एक नंबर 2-4, देखिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में 2-4 फैक्ट हमेशा ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक कैपिटल तो आता ही है, कैपिटल के बाद उसका क्या कहता है, उसके बाद और फैक्ट आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके डैम्स पूछते हैं, कहाँ पे कौन सा डैम है, जलप्रपात। ये सब कुछ स्टैटिक जीके हैं जो कभी बदलने वाला है नहीं। ये करंट अफेयर्स में ही टच करके इसको पूछ दिया जाता है। और स्टैटिक जीके अधिकतर आते हैं कौन से हैं? तो जब किसी राज्य में या किसी देश में या किसी भी विदेशी देश में कुछ नया हुआ होता है तो हम लोग उस नए फैक्ट को ही पढ़ते हैं। लेकिन वह एग्जामिनर आज के डेट में उस नए फैक्ट को ना पूछ करके वहाँ का कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पूछ देता है। तो स्टैटिक जीके भी कनेक्टेड है करंट अफेयर्स से। चलिए आते हैं हम लोग इसी पे। डोनाल्ड ट्रंप कौवे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47 नंबर के बने हैं। उपराष्ट्रपति जो बने हैं वह कौन बने हैं? जेडी वेंस, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं।
जेडी वेंस इंपॉर्टेंट, जेडी वेंस का कौवे नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं 50वें के। और ये जैसे हम लोग के देश में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति, वो ये राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसी तरह वहाँ पे भी राष्ट्रपति को जो आपको शपथ दिलाए हैं वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश दिलाए हैं। तो हो सकता है कि पेपर को कठिन करने के लिए वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के नाम कोई पूछ सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश आपके अमेरिका के कौन है, जॉन रॉबर्ट्स। कौन है, जॉन रॉबर्ट्स। चलिए आइसलैंड के जो हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल क्लियर, तो आइसलैंड का क्रिस्टल वाले जो थे उनके आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। और क्रिस्टल क्लियर हम लोग पढ़े थे अभी, आइसलैंड के जो नई प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है, क्रिस्टन फुर्स्टोडीर। चलिए आते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भुवनेश कुमार। कौन कुमार, भुवनेश कुमार। जो आपकी आधार बनाने वाली जो संस्थान है उसका नाम है UIDAI, ठीक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपको देती है आधार। तो आधार जो आपको बनाती है संस्थान का नाम क्या है, UIDAI। उसके नए CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह कौन बने हैं, भुवनेश कुमार, ठीक। और यूआईडी जो बनाती है आधार, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आधार कार्ड में जो अंकों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 12। ये आधार, ये जो आपकी संस्थान बनी है ये एक अधिनियम था, अधिनियम जो था उस आधार अधिनियम 2016 के तहत इस संस्थान को बनाया गया है, ठीक। चलिए, और ये कैसी संस्थान है, सामुदायिक संस्थान। देखिए एक और पॉइंट याद रखिए आप लोग, 3 प्रकार की संस्थानें होती हैं। संस्थानें कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो भारत में जो संस्थान है वह 3 प्रकार की हैं। एक होता है संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक, और एक होता है सांविधिक। तीनों में अंतर यह है कि संविधान में जिसका उल्लेख मिल जाएगा वह क्या हो जाएगा, संवैधानिक संस्थान। जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये सब कैसी संस्थानें होंगी, संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्थान जिसका उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है, कार्यपालिका अपने कार्य को आसान करने के लिए जो संस्थानें बनाती हैं, जैसे योजना आयोग था, योजना आयोग ही बदल गया अब क्या, नीति आयोग। नीति आयोग कैसी संस्थान हो जाएंगी, गैर संवैधानिक। सांविधिक संस्था स्टेचुटरी बॉडी ये होता है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको संविधान ने कानून के तहत आपको बैठ करके एक अधिनियम के तहत, नियम के तहत इसको बनाया है, तो वह संस्थानें क्या कहलाएंगी, सांविधिक संस्थान, स्टेचुटरी बॉडी कहलाएंगी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। वी नारायणन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी नारायणन क्या नियुक्त हुए हैं, वी नारायणन। तो वी नारायणन आपके इसरो के 11वें अध्यक्ष हुए हैं। कौन से अध्यक्ष हुए हैं, 11वें अध्यक्ष हुए हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। कब हुई थी, 1969 में। पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय पूछता है कई बार, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बंगलुरु में है। कहाँ पे है, बंगलुरु में, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अब अगला जो अगला जो आपका पॉइंट है सम्मान और पुरस्कार से है। देखिए अपॉइंटमेंट जो जनवरी में हुई थी तो बहुत हुई थी, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है मैंने उसी को लिखा है। एग्जाम में जिसके आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं वही, कम से कम आपको वो इतना भी याद हो जाएगा। तो आपके जनवरी के महीने से यदि कोई अपॉइंटमेंट आएगा तो इसी में से एक आएगा, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग सम्मान एवं पुरस्कार पे। पहला जो सम्मान है आपका, ये सम्मान है आपका, थोड़ा सा नाम आपको लगेगा अटपटांग, एज्जू थाचन। एज्जू थाचन ये नाम, ये पुरस्कार जो दिया है कौन दिया है, केरल का सर्वोच्च कैसा सम्मान है, साहित्य। और ये जो भाषा बोली गई है ये मलयालम में बोली गई है, मलयालम। और मलयालम आपको समझ में आएगी नहीं, तो मलयालम में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर आज का टफ करने के लिए पूछ देता है, क्योंकि केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। जैसे हम लोग का भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, वैसे ही केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, उसका नाम है एजू थाचन। किसको दिया गया है, NS माधवन को दिया गया है। किसको दिया गया है, NS माधवन को दिया गया है। चलिए, जो समुद्र के किनारे जो आपके वो होते हैं, बीच होते हैं, उसकी साफ सफाई को लेकर के एक प्रमाण दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन। और अभी हाल ही में 2 आपके तट को दिए गए हैं। 2 तट कौन कौन से हैं, कप्पड़ समुद्र तट, कप्पड़ और चाल समुद्र तट। और दोनों कहाँ पे हैं, केरल में है। कप्पड़ क से कप्पड़, क से कोझिकोड। और चाल, चाल कहाँ पे, कन्नूर, कन्नूर कहाँ पे है, केरल में है। अब देश में एक अगला क्वेश्चन पूछ देगा, ब्लू अभी हाल ही में किन 2 तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है, तो कप्पड़ चाल याद रखिएगा। देखिए समुद्र तट तो याद हो ही जाएगा, बस ये शब्द बोलिएगा, कप्पड़ और चाल।
वर्तमान में अब कितने ब्लू फ्लैग हो परमाणु संख्या हो गया भारत में? 14 हो गए हैं। कौन से संस्थान कहाँ किस देश की संस्थान के द्वारा दिया जाता है? डेनमार्क फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक, चलिए ये क्रिस्टल अवार्ड किसी भारतीय को नहीं मिला है, लेकिन ये पुरस्कार जो दिया गया है यह बहुत बड़े संस्थान के द्वारा दिया गया है, विश्व आर्थिक मंच। मोदी जी हमेशा जाते हैं यहाँ पे। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? दावोस। और दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो इसलिए क्रिस्टल अवार्ड पूछ सकता है। क्रिस्टल अवार्ड किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है। चलिए आते हैं हम लोग बाल साहित्य सम्मान पुरस्कार पे। बाल साहित्य सम्मान पुरस्कार पे। बाल साहित्य सम्मान पुरस्कार जो है यह दिया जाता है आपके उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। किस संस्थान के द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। बहुत से सेगमेंट में दिया जाता है, लेकिन 2 सेगमेंट हमको इंपॉर्टेंट लगा जो पूछ सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट। सुभद्रा कुमारी चौहान जो वीर रस की कविताओं को गाती थी, झांसी की रानी, उनके नाम पे है। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? ये दिया गया है करुणा पांडे को। और ये कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में और अन्य एग्जाम में भी। उत्तर प्रदेश का जो भी हो, चाहे आपके शिक्षक भर्ती आए या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जीके जीएस आ सकता है, तो उत्तर प्रदेश संबंधित करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश के फैक्ट को पूछता है। चलिए अगला है, इसी में आपका कैटेगरी है सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान। यह दिया गया है डॉक्टर आरपी सारस्वत। ये कहाँ के हैं? सहारनपुर के हैं। 2 लोग हमको इंपॉर्टेंट लगे, तो ये 2 नाम याद रखिएगा, करुणा पांडे और आरपी सारस्वत। करुणा एक और चीज़ है, ये कैसे, अगर आप ये भूलेंगे भी तो थोड़ा सा इसमें आप लोग लगाइएगा कि ये जो आपकी महिला है, क्या नाम है इन महिला का? करुणा पांडे। और इनको जो पुरस्कार मिला है महिला की कैटेगरी नाम से मिला है, करुणा सुभद्रा कुमारी। सारस्वत क्या है आपके? 100 से सारस्वत और 100 से सोहन, और दोनों क्या है? पुरुष हैं। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे नाम याद कर लेते हैं, कैटेगरी भूल जाते हैं, कैटेगरी याद आता है, नाम भूल जाते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसे तथ्यों को कुछ ना कुछ आपके पॉइंट से कि फीमेल है तो फीमेल टाइप का नाम का पुरस्कार मिला है, मेल है तो मेल टाइप के नाम का पुरस्कार मिला है। ठीक, और देखिए एक आपके एग्जाम के आने तक आपके पास फैक्ट बहुत हो जाएंगे। याद करना बड़ी बात नहीं होती है, याद रखना बड़ी बात नहीं होती है। एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि जितना मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन एग्जाम के समय आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र को एमसीक्यू करते समय ना रहे, क्योंकि हमेशा होता है कि यदि आपके एग्जाम में बैठते समय एमसीक्यू में यदि आपको क्वेश्चन पे डाउट हो गया तो आप सही आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो यही छोटे छोटे जो पॉइंट हैं कि मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, क्रिस्टल क्लियर, मैया, ये जो आपके छोटे छोटे आपके कीवर्ड्स हैं, यही आपको एमसीक्यू में सही कराएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है ये इसमें मिलने के बाद से संभावना अधिक होती है कि इसी में से किसी फिल्म को भी आपको ऑस्कर मिलेगा। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सबसे पहले 3-4 कैटेगरी होती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो फिल्म का नाम है द ब्रूट लिस्ट। कैसा लिस्ट? द ब्रूट लिस्ट। शब्द को पकड़ लेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ड्रामा कैटेगरी, ड्रामा में ही मिलता ही है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम क्या है? द ब्रूट लिस्ट। अभिनेता एड्रियन ब्रोडी। किस फिल्म के हैं ये? तो ब्रूट लिस्ट के ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस। इनके फिल्म का नाम अलग है, फिल्म का नाम है आई एम स्टिल हियर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रेडी कार्पेट। फिल्म का नाम क्या है? द ब्रूट लिस्ट। तो चलिए एक आपको ये फैक्ट तो मालूम हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमम जो अवार्ड मिले हैं वो द ब्रूट लिस्ट फिल्म से ही संबंधित किसी को मिले हैं। तो पहला पॉइंट में बस यही याद रखिएगा कि ब्रूट लिस्ट जो है फिल्म, इसमें आपको किसको पुरस्कार मिला है? तो ब्रूट लिस्ट में आपका फिल्म तो हो ही गया, फिल्म के बाद क्या हो जाएगा? अभिनेता भी यही हैं और निर्देशक भी यही हैं। ठीक, तो चलिए अभिनेता में आपको याद रखना है एड्रियन ब्रोडी। ठीक, तो यहाँ पे अभिनेता यदि आपको एड्रियन ब्रोडी याद रखना है तो ए भी तो याद रख सकते हैं, ए बी भी याद रखेंगे तो एड्रियन ब्रोडी वहाँ पे हो जाएगा। तो अभिनेता कौन है? ए बी है। अभिनेत्री कौन है? फर्नांडा टोरेस, एफ टी। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ब्रेडी कॉर्पेट, बी सी। तो हम बच्चों को इससे भी याद कर देते हैं कि ए बी एफ टी बी सी याद रखना, ए बी एफ टी बी सी, ए बी एफ टी। ए बी जो है वो ए सबसे पहले हीरो, सबसे पहले कौन आएगा? हीरो।
तो ए बी कौन हो जाएंगे, हीरो है, अभिनेता। एफ टी आपकी कौन है, अभिनेत्री है। उसका सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है, बी सी, ब्रेडी कॉर्पेट। एक बार नाम पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम में ए बी एफ टी बी सी। चलिए आते हैं आईसीसी अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। और आईसीसी आप जानते ही हैं, क्रिकेट खिलाने वाली जो संस्थान है विश्व की, वह कौन सी है, आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कई बार चर्चा हो चुकी है, दुबई में है। दुबई कहाँ पड़ता है, यूएई में पड़ता है। ठीक, चलिए आते हैं, यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। दुबई मत लगा दीजिएगा, यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, एडी। चलिए, तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय हैं और नाम क्या है इनका, अमित शाह जी के सुपुत्र हैं जय शाह। आईसीसी के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक, तो आईसीसी अवार्ड 2024 जो मिला है, प्रदाता कौन है, आईसीसी ही है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ टी20 अर्शदीप, भारत के टी20 अर्शदीप गेंदबाज हैं। तो टी20 में आपके क्रिकेटर कौन हुए हैं, अर्शदीप। टी20 महिला में कौन है, अमेरिया केर, ये भारतीय नहीं है, ये कहाँ की हैं, न्यूजीलैंड की हैं। ठीक, जिसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर अब यहाँ पे ओडीआई में आ गया है, अजमतुल्ला, ये अब कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। और सर्वश्रेष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आईएमपी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन है, जसप्रीत बुमराह। तो कम से कम इस अवार्ड में आपको इंडियन सेक्शन में जो भी हैं, इंडिया वाले हैं, वो तो याद होना चाहिए। तो इंडिया वाले में कौन कौन से हैं, इंडिया सेक्शन में आपके कौन कौन से, अर्शदीप ओडीआई आपकी टी20 में, अर्शदीप किस में जीते हैं, टी20 में। उसके बाद इंडियन में कौन है आपकी, स्मृति मंधाना, महिला आपकी एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी हुई हैं। जसप्रीत बुमराह कौन से हुए, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी हुए हैं। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, राष्ट्रपति पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ये प्रदाता कौन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसमें बस एक फैक्ट ये आपको याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में आने लायक है, बाल हितैषी पंचायत किसको चुना गया है। तो बाल हितैषी पंचायत जो है भरतौल पंचायत है, और ये भरतौल पंचायत कहाँ पड़ता है, बरेली, उत्तर प्रदेश में, भरतौल। तो ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में बाल हितैषी पंचायत किसको चुना गया है, भरतौल पंचायत को। पूछेगा भरतौल पंचायत किस जिले में है, बरेली में है। ठीक, चलिए, पृथ्वी चैनपुर क्या है, इसका ब्लॉक है। अभी ये जो अगला जो ये पॉइंट है, पद्म पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी। तो पद्म इस पुरस्कार को बताने से पहले आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं। ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं, 3 पुरस्कारों का आपका क्या होता है, समूह होता है। 3 पुरस्कारों को मिला के बनते हैं पद्म पुरस्कार, पद्म पीपी, पद्म पुरस्कार। वह कौन कौन सा होता है, तो 3 कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से थोड़ा सा आपका छोटा हो जाएगा कौन सा, पद्म भूषण। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, पद्म श्री। इन तीनों पुरस्कारों को संयुक्त रूप से हम लोग बोलते हैं पद्म पुरस्कार। और ये एग्जाम में जब भी मिला होता है तो एग्जाम में लगभग 6-7 महीना बहुत घूमता है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि 2025 में राष्ट्रपति ने युगल मामले सहित, युगल मतलब 2 लोगों को मिलाकर भी एक क्षेत्र में दिया जाता है, उसको बोलते हैं युगल मामले सहित। टोटल पद्म पुरस्कार कितने मिले हैं, 139। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है, 139 पद्म पुरस्कार टोटल कितने मिले हैं, 139, 139। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्या है, पद्म विभूषण। 7 क्या है, पद्म विभूषण। तो इसमें से 7 आपके क्या हैं, पद्म विभूषण हैं। 19 क्या है आपके, 19 आपके हैं, 19 जो हैं आपके पद्म भूषण हैं। और 113 क्या है आपके पद्म श्री। तो ये एक आप फैक्ट याद रखिएगा, टोटल कितने हैं, 139, 7, 19, 113। आप याद, ये आसानी से याद हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, पद्म विभूषण, 7 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है। पद्म श्री कितने लोगों को मिला है, 113। तो ये फैक्ट आप जब भी कहीं पे पढ़िएगा तो बस ऐसे लिख दीजिएगा कि कितने लोगों को क्या क्या मिला है। तो ये फैक्ट बस याद रखिएगा, 7, 19, 113, 113, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। उसके बाद और फैक्ट में इसी में पूछ देता है कि जो पुरस्कार दिए गए इसमें से टोटल महिलाएं कितनी हैं। तो इसको अलग साइड से लिखिएगा, 23 क्या है, महिलाएं हैं, 23 महिलाएं हैं।
और 10 व्यक्ति क्या है, विदेशी हैं, और 13 क्या है, मरणोपरांत हैं। तो ये एक 7, 19, 13 एक आप कॉलम बनाइएगा, और एक कॉलम में आप बनाइएगा क्या कि 23, 10, 13, 23, 10, 13, 23 क्या है, महिलाएं हैं, 10 क्या है, विदेशी हैं, 13 क्या है, मरणोपरांत है। और पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था, 7। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला था, 19। पद्म श्री कितने लोगों को मिला था, 13। ठीक, चलिए, और एक और फैक्ट है इसमें आपको याद रखना है कि सामान्यतः एक वर्ष में 120 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड 120 लोगों को ही मिलेगा, कभी कभी लोगों की संख्या अधिक होती है तो इससे अधिक दिया जा सकता है अपवाद की श्रेणी में। चलिए, नागरिक, और ये कैसा पुरस्कार है, देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, यह नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान मतलब कि भारत के कोई भी नागरिक हो, चाहे उनका संबंध किसी भी क्षेत्र से हो, कला से हो, सामाजिक से हो, अर्थ जगत से हो, खेलकूद से हो, उन सभी क्षेत्रों में दिया जा सकता है। भारत रत्न में पहले स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को छोड़ करके किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर को मिल गया तो वह भी यह क्या हो गया, पद्म पुरस्कार के समान हो गया। लेकिन वह प्रतिवर्ष नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वह भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। तो चलिए, ये सब फैक्ट आपके हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है, लेकिन भारत रत्न प्रति वर्ष ये दिया जाए गारंटी नहीं है। लेकिन आपको कब जो है, कब आपको ये नहीं दिया गया था, तो 1978, 1978, 1979 आपातकाल लगा था, 1993 से लेकर के 1997 तक। देखिए, पद्म पुरस्कार में से जो सबसे अधिक प्रबल संभावना होती है, जो 7 ये जो लोग हैं जिनको मिला है पद्म विभूषण, ये 7 लोग कौन कौन से हैं, एकदम नाम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हैं दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, तो डीएन रेड्डी भी याद रख सकते हैं, डीएन रेड्डी। किस क्षेत्र से है, चिकित्सा से, तेलंगाना से। देखिए, राज्य यदि आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपका जिस एग्जाम का टारगेट है, जैसे बीपीएससी का टारगेट है, तो बिहार वाले राज्य के जो हैं उनका बिहार राज्य होना चाहिए। यूपी का कोई एग्जाम का टारगेट है तो यूपी से जो भी होंगे, चाहे पद्म भूषण में होंगे या पद्म श्री में होंगे या पद्म विभूषण में होंगे। वैसे पद्म विभूषण में उत्तर प्रदेश से किसी को नहीं मिला है। ठीक, तो वो राज्य जिस एग्जाम को यदि आप लोग टारगेट कर रहे हैं, उस एग्जाम के जो भी हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो ये तो इम्पोर्टेंट है, आपका पद्म विभूषण जो 7 लोग हैं, 7 इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, 7 लोग कौन कौन से हैं एक बार हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। तो 7 में सबसे पहले डीएन रेड्डी, ठीक, उसके बाद जगदीश सिंह खेहर, ये आपके 44वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। किस मामले में इनको मिला है, सार्वजनिक मामले में, और कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, डीएन रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर। उसके बाद कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, तो कुमुदनी भी याद रखेंगे, श्रीमती कुमुदनी। ठीक, 3 नाम कौन कौन से, डीएन रेड्डी, जगदीश सिंह, श्रीमती कुमुदनी। कुमुदनी के बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। उसके बाद SMT वासुदेव नायर, इनको कब मिला है, मरणोपरांत मिला है। उसका जापान के ये जो व्यक्ति हैं ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी। 1-2 बार जब आप लोग पढ़िएगा तो पहले नाम टारगेट कीजिएगा, नाम टारगेट करने के बाद क्षेत्र, और उसके बाद जिस एग्जाम को यदि आपको टारगेट करना होगा उस राज्य का नाम। जैसे बीपीएससी के लड़के जो भी होंगे या बिहार की तैयारी करने वाले हैं, शारदा सिन्हा मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझिए कि एग्जाम में आने वाला है। पूछेगा कि किस क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में। इनको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, बिहार कोकिला। तो भारत की कोकिला कौन है, आपकी लता मंगेशकर जी हैं। उसी तरह बिहार की कोकिला कौन है, शारदा सिन्हा। जीवित थी कि मरणोपरांत मिला है, कहाँ की है, बिहार की है। ठीक, उसी तरह विजेताओं में पद्म भूषण जिसको मिला है 19 लोगों को मिला है, विभूषण 7 लोगों को, और भूषण कितने लोगों को, 19 लोगों को। इसमें जो आपका जैसे जो एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, जैसे यूपी वाले जो भी बच्चे हैं वह आप इनको देख लीजिएगा। ये 2 नाम जो हैं उत्तर प्रदेश के जो हैं, ये 2 नाम कौन कौन से हैं, राम बहादुर राय और साध्वी रितंभरा। ये साध्वी रितंभरा प्रवचन देती हैं, सामाजिक कार्य। ठीक, तो इनको याद रखिएगा। साध्वी रितंभरा को किस में मिला है, पद्म भूषण मिला है। और राम बहादुर राय को भी साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, यूपी का। बिहार वाले, इनका नाम टारगेट रखिएगा, कौन है, सुशील कुमार मोदी। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजनीति से संबंध था, सार्वजनिक मामला। तो जो एग्जाम टारगेट करते हैं आप लोग, उस राज्य का कोई यदि होगा पद्म विभूषण में या पद्म
भूषण में या पद्मश्री में। यहाँ पे देखिए पद्मश्री कितने लोगों को मिलता है, 113 लोगों को। 113 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना या यहाँ पे देना डेटा, एक तरह से आपको क्या हो जाता है, बर्डन ही होता। तो 113 लोगों का नाम मैंने नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं और बिहार से जो लोग हैं उनका नाम मैंने लिख दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट लगे हैं, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, हृदय नारायण दीक्षित बहुत इंपॉर्टेंट, नारायण नारायण भुल्लू भाई मरणोपरांत, ये हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से मिला था। श्याम बिहारी अग्रवाल, श्रीमती सोनिया नित्यानंद, सैयद एलनुल हसन। उसी तरह बिहार से जिसको मिला है, बिहार से भी आपके 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है। भीम सिंह भवेश सामाजिक कार्य, श्रीमती निर्मला देवी कला, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज अध्यात्म से। चलिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो भी देशों का नाम हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आइसलैंड, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आइसलैंड की सबसे युवा बनी थी, क्रिस्टल क्लियर बताए थे। रेकजाविक उसका क्या बताए थे, कैपिटल बताए थे। ठीक, आइसलैंड यूनाइटेड किंगडम के बगल में ही है। चलिए, तो एक बार मैप को आप लोग देखिएगा, जिस देश का नाम देखते हैं उस देश के आसपास के देशों का नाम ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े थे, आपका किस देश को पढ़े थे, वेनेजुला को पढ़े थे। किसको पढ़े थे, वेनेजुला को। वेनेजुला की राजधानी क्या है, कराकस है, यहाँ पे है। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग किस देश को पढ़े थे, तो उसके बाद अफ्रीका में किसी देश का शायद नाम नहीं आया था। अफ्रीका में किसी देश का नाम नहीं आया था, हम लोग इसका पढ़े थे, लेबनान का। तो लेबनान आपका पड़ता है वेस्टर्न एशिया में, और लेबनान यहाँ पे देखिए, लेबनान ठीक, इसकी राजधानी क्या थी, बेरूत थी। ठीक, सीरिया से बाउंड्री, ये सीरिया के पास में ही है। सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सीरिया की राजधानी दमिश्क। आईएस आप लोग खूब पढ़े होंगे, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जैसे आपका वेस्ट एशिया है, ये एशिया में भी आपके, जैसे हम लोग कौन से एशिया में पढ़ते हैं, दक्षिण एशिया में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के देशों को मिला के बनता है कौन सा देश, सार्क, जिसमें 8 देश हैं। उसी तरह एशियान आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक, जो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो एशियाओं में भी कुछ कैटेगरी बनी हुई है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वेस्टर्न एशिया को पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न यानी पश्चिमी एशिया। तो एशिया के मैप में जो पश्चिमी जो देश हैं वह सब देशों के यहाँ पे नाम है। ठीक, तो चलिए, तो मैप को अच्छे से देखिएगा। आज के लिए इतना ही, और आपको करंट अफेयर्स में जो भी आपको सुधार चाहिए या जो भी चीज़ें आपकी क्वेरीज हैं, अगला सेगमेंट हम लोग लेके जो आएंगे वह आपका स्पोर्ट्स और रैंकिंग लेके आएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको 2-3 आपके पार्ट में करके हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर्स को समाप्त कर देंगे। ठीक, कोई भी सजेशन या कोई भी चीज़ आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, निसंकोच निसंदेह आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।